आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर विभव। कल क्या पढ़े थे? अक्षीय स्थिति पर विभव और निरक्षीय स्थिति पर विभव। ठीक, आज पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर विभव। चलो इसके लिए चित्र बना लो। चलो इस चित्र को बनाओ जल्दी से। थ्योरी देखो इसका। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है। इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि कोण POA बराबर थीटा है। कोण POA बराबर थीटा है। तब बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, देखो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है। इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि कोण POA बराबर थीटा है। तब बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर है? चलो लिख लो। नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब रेखा OP पर बिंदु A से रेखा OP पर बिंदु A से AM तथा बिंदु B से BN लंब डालते हैं। BN लंब डालते हैं। क्लियर है? देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। बिंदु A से इस OP रेखा पर एक लंब डाल रहे हैं AM और बिंदु B से इस OP रेखा पर एक लंब डाल रहे हैं BN। अब जान रहे हो जहां पे लंब डलता है वहां पर क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। तो यहां पर ये 90 अंश का कोण बनेगा और इधर कहां पे लंब हो रहा है ये, तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है? जहां पर लंब होता है वहां पे क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। क्लियर है? नीचे लाइन से लिखो। अब समकोण त्रिभुज AMO में समकोण त्रिभुज AMO में समकोण त्रिभुज AMO में ये वाला त्रिभुज में देख रहे हैं। देखो ये समकोण है कि नहीं है? ये समकोण है। देखो समकोण है ना। और समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है बताओ? कर्ण होता है। तो कर्ण कौन सा होगा? ये कर्ण होगा। ठीक, यहां पर देखो न्यून कोण दिख रहा है। ये न्यून कोण है, थीटा है ना। तो थीटा का जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा? क्या होगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और बच गया ये वाला, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्लियर है? भुजा पहचानना आ जाएगा ना। जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा उसका जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होगा। थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। और बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। तो हम लोग किसमें ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज AMO में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेके चलेंगे cos थीटा। क्या लेके चलेंगे? cos थीटा। बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तुम लोग को ट्रिक बताया था ना, लाल बटा कक्का, है ना। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ये होता है ना साइन कॉस टेन। फिर उसका जस्ट उल्टा करते जाओगे
तो क्या मिलेगा, कॉट सेक कोसेक मिलता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है बताओ, ओ एम। कर्ण का वैल्यू कितना है देखो, ओ ए। यहां तक क्लियर है। ओ एम बटा क्या हो जाएगा, ओ ए। यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, ये इधर cos थीटा है ना, उतरते जा रही है cos थीटा, ये भी क्या है cos थीटा। अब देखो ओ ए को इधर ले आओ, ओ इधर भाग, इधर आकर क्या होगा गुणा, ये हो जाएगा ओ ए इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा ओ एम। अब देखो ओ ए का वैल्यू पता है क्या, ओ से लेकर ए तक की वैल्यू कितना है, ए है। ओ ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम। क्या हो जाएगा, ओ एम। क्लियर है। तो बताओ ओ एम का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, ए कॉस थीटा मिल गया। क्लियर है। अब इसी तरह से अब इस त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज बी एन ओ में। अब समकोण त्रिभुज बी एन ओ में, ठीक है, बी एन ओ में, बी एन ओ में भी क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक। अब इसमें देखो अगला वाला में, ये जो बी एन है वो ओपी पर लंब है, तो यहां पे 90 अंश का कोण, 90 अंश का जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। ये क्या बन जाएगा, कर्ण। थीटा का जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। और ये बच गया वो क्या होगा, यहां तक क्लियर है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, मान को रखो, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आधार का वैल्यू कितना देखो, आधार का वैल्यू ओ एन दिख गया चित्र में, क्या हो जाएगा ओ एन। और कर्ण का वैल्यू कितना देखो, कर्ण ओ बी, ओ बी, ओ बी को इधर ले आओ, ये हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एन। ओ बी का वैल्यू पता है क्या देखो, ओ से लेकर बी तक की वैल्यू कितना है, ए। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एन। ठीक है, यहां तक। ओ एम का वैल्यू कितना मिला है, ए कॉस थीटा, और ओ एन का वैल्यू भी कितना मिला है अपने को, ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग लेंगे बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। क्या लेंगे, अब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, V1। इसको क्या मान लेंगे, V1। तो बताओ V1 बराबर क्या होगा, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, मतलब बीच की दूरी होती है। तो यहां पर क्या होगा देखो, इसके लिए क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन बीच की दूरी कितना है, A से P, क्या हो जाएगा AP। Q अपॉन क्या हो जाएगा, AP। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि AP है, AP देखो ये वाला AP है, वो लगभग बराबर है किसके, MP के। किसके बराबर है, MP के। थोड़ा गौर करना है यहां पे ना, AP लगभग बराबर है, ये वाला चिन्ह, इसके M से लेकर P तक का। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि ये जो भुजा है AP वो MP के क्या है, लगभग बराबर है। AP लगभग बराबर है किसके,
एमपी के। और एमपी किसके है? एमपी को हम लोग, अगर मैं वैल्यू इसका निकालना चाहूं, एमपी का वैल्यू देखो, एमपी का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, जानते हो दूरी हमेशा केंद्र से मापा जाता है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? मुझे चाहिए एमपी का वैल्यू, कैसे करूंगा बताओ? ओपी में से ओ एम को घटा देंगे, ओपी माइनस क्या हो जाएगा? ओ एम। यहां पर लिख देना ना, चूंकि दूरी हमेशा केंद्र से मापते हैं, ठीक है, इसलिए केंद्र से मापते हैं यहां से। तो कितना हो गया? ओ से लेकर पी, और उसमें ओ से पी में ओ एम को घटा दिए, तो अपने को किसका वैल्यू मिल गया? एमपी का वैल्यू मिल गया। और वही जो एमपी का मान मिलेगा वही किसका मान होगा? एपी का होगा, क्योंकि हम लोग क्या मान के चले हैं कि जो एपी है वो एमपी के क्या है? लगभग बराबर है ना? चलो अब इसको सॉल्व करो। ओपी का वैल्यू कितना देखो, ओ से लेकर पी तक की दूरी आर, माइनस ओ एम का वैल्यू निकाले हैं, देखो निकाले हैं ना? इसको ऐसे कर लो, बल्कि इसको मान लो तुम लोग समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पे क्या करते हैं बताओ? समीकरण 1 से मान रख दो, बोलो क्या आएगा? ओपी का वैल्यू कितना है? आर। ओ एम का वैल्यू कितना निकाले हैं? ए कॉस थीटा। क्या निकाले हैं? ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? तो बताओ अपने को एमपी का वैल्यू कितना मिला? एमपी का वैल्यू कितना मिला? आर माइनस ए कॉस थीटा। और जो एमपी का मान मिला है वही किसका मान है? एपी का मान है। क्लियर हुआ? तो एक वैल्यू मिल गई अपने को, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक, इस मान को समीकरण 3 में रख दो। इस मान को समीकरण 3 में रखो, कितना आएगा? V1 इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन एपी की जगह में क्या लिखूंगा? R माइनस ए कॉस थीटा। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 4। क्लियर है यहां तक? अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव मिला, अब किसके कारण निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, अब बिंदु बी पर स्थित अब बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? V2। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको? V2। तो V2 इक्वल टू क्या होगा बोलो? 1/4πε0। आवेश कौन सा? माइनस क्यू। और बीच की दूरी कितना हो जाएगा देखो, B से P, ये हो जाएगा BP। माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकालो, कितना आएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा -1/4πε0 Q अपॉन BP। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब अपने को किसका मान चाहिए? BP का मान चाहिए। तो जो देखो चित्र में देखो, जो BP है, क्योंकि BP लगभग बराबर है, BP लगभग बराबर है किसके? NP के। ये जो B से लेकर P तक की दूरी है वो N से लेकर P तक की दूरी के लगभग क्या होगा? बराबर होगा। तो लगभग बराबर हो जाएगा किसके? NP के। तो जो NP का मान निकालेंगे वही किसका मान होगा? BP का मान होगा। तो NP का मान निकालो, दूरी हमेशा कहां से मापा जाता है? केंद्र से। तो क्या हो जाएगा? OP प्लस क्या हो जाएगा? ON। चलो वैल्यू को रख दो। OP का वैल्यू कितना है? OP का वैल्यू कितना देखो, O से लेकर P तक की दूरी R, प्लस ON का वैल्यू निकालना है, देखो समीकरण
समीकरण 2 कितना है, a cos थीटा। ठीक है, ये कहां से आया, समीकरण 2 से आया, ठीक है ना, क्लियर है। तो अपने को एनपी का वैल्यू कितना मिल गया बताओ, आर प्लस ए कॉस थीटा, और यही एनपी का मान किसका मान है, बीपी का मान है। तो अपने को बीपी का मान कितना मिल गया, आर प्लस ए कॉस थीटा। इस मान को समीकरण 5 में रखने पर, इस मान को समीकरण 5 में रखो, कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू -1/4πε0 Q अपॉन बीपी की जगह में कितना लिखेंगे, R प्लस ए कॉस थीटा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 6। ठीक है यहां तक। अब फिर से वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा, V, और V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो V1 का वैल्यू निकाले हैं यहां से समीकरण 4, और V2 का मान समीकरण 6। तो समीकरण 4 व 6 से मान रख दो, समीकरण 4 व 6 से कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है, देखो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, फिर क्या है प्लस V2 का वैल्यू कितना है, देखो -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। यहां तक ठीक है। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है तुम लोग को, देखो दोनों में Q है, दोनों में क्या है 4πε0 है, तो Q अपॉन 4πε0 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, यहां पे क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, R प्लस ए कॉस थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर R माइनस ए कॉस थीटा का 1 के साथ करो, कितना आएगा R माइनस ए कॉस थीटा अपॉन, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, देखो V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 हो गया, R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस का गुणा करो तो माइनस का R के साथ गुणा होगा, माइनस R, माइनस माइनस का प्लस ए कॉस थीटा हो गया, अपॉन, देखो ये फॉर्मूला में है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही बनेगा ये। अब देखो r माइनस में है और r प्लस में है, दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा b इक्वल टू बचेगा q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू के अंदर में गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का यहां पे गुणा करोगे कितना आएगा इंटू 2qa कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि 2qa क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P, तो 2qa बराबर हो जाएगा P, इस मान को यहां पे रख दो तब V बराबर क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 7। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 7। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे कंडीशन लेंगे जो हम लोग लेते आ रहे हैं कंडीशन, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो तो स्थिति, यदि द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो, ठीक है, यदि द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो अर्थात आर ग्रेटर देन ए, ठीक है, तब इस स्थिति में आर की तुलना में ए की उपेक्षा कर दी जाती है। कैसे लिखोगे, तब इस स्थिति में आर की तुलना में ए की उपेक्षा कर दी जाती है। लिख देता हूं चलो, तब आर की तुलना में ए की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है, अर्थात ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब समीकरण 7 से, तब समीकरण 7 से बोलो क्या आएगा v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 0 स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, इसके बाद अपने को मिलेगा देखो v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब लेंगे इसका हम लोग विशेष स्थितियां। ठीक है, ये व्यंजक इसका खत्म हुआ लेकिन इसका क्या बच गया अब स्थितियां, है ना, तो यहां पर ले लेते हैं विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। ठीक, तो विशेष स्थितियां में पहला लेते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में क्या करना है थीटा बराबर 0 अंश लेना है। ठीक है, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो समीकरण 8 से, समीकरण 8 से बोलो क्या आएगा v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
फिर क्या हो जाएगा, P cos थीटा, नहीं थीटा की जगह कितना हो जाएगा 0 अंश, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 p गुणा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक है, अब सेकेंड स्थिति लेते हैं, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में आपको क्या लेना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो समीकरण 8 से, समीकरण 8 से बोलो क्या आएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 p cos 90 अपॉन में आर स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो v इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 p गुणा 0 अपॉन में आर स्क्वायर। अब 0 का p के साथ गुणा करोगे, 0 0 का इससे भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, मतलब कुल मिलाकर क्या होगा 0, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 0। तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। याद करो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे, तो अक्षीय स्थिति का हमारा फॉर्मूला क्या आता था लास्ट में, v इक्वल टू आता था 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, यही आता था। और निरक्षीय स्थिति में क्या आता था 0 आता था, तो निरक्षीय स्थिति में 0 आ गया और अक्षीय स्थिति में उतना आ गया। ठीक, तो इस प्रकार ये खत्म हुआ। ठीक, ठीक, इसको कम से कम घर में 2 बार और जाके पढ़ना, फिर ये और क्लियर हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अटपटा है। अटपटा ये है कि हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाले हैं, तो अपने को AP नहीं मिला ना, AP को हम लोग लगभग माने हैं किसके, किसके लगभग माने हैं MP के, है ना, और जो MP का मान मिला है वही AP मान लिया है, तो ये थोड़ा अटपटा है। और लास्ट में उधर BP वाला कंडीशन लिए थे, तो BP को लगभग माने थे हम लोग NP के, तो NP का जो मान मिला था वही BP था, तो ये थोड़ा सा अलग है ना। अभी तक जितना पढ़े वो इजी था, ये थोड़ा से हार्ड है ना, थोड़ा इसको अच्छे से तैयारी करो, है ना। हो गया ना, बिठा दूं आप इसको, समविभव पृष्ठ। ठीक है, चलो इसमें तुम लोग क्वेश्चन करके लिखो इसको, है ना, लिखो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, इसके गुण लिखिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये। चलो लिखो, इसमें सबसे पहले इसका परिभाषा है ना, लिखो समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं हो गया। अरे बेवकूफी करते हो तुम लोग, हल्ला कर रहे हो, क्या लिखे हो, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर
विभव का मान एक समान होता है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि इस प्रकार से कोई पृष्ठ रहेगा, ठीक है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्लियर है। चलो नीचे लाइन से लिखो, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण। पहला लिखो इसमें, अभी देखो हम लोग परिभाषा जो लिखे हैं उसी में दो तो इसका गुण है ना। तो पहला लिखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। हो गया। दूसरा लिखो, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्लियर है। मतलब मान लीजिए यहां पर कोई आवेश है, यह क्यू आवेश, इसी को यहां से हम लोग यहां पे लाएंगे तो अपने को कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, है ना। क्लियर है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना। समविभव पृष्ठ में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। समविभव पृष्ठ के लंबवत या अभिलंबवत होते हैं। 3 हो गया। अगला लिखो, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्लियर है। मतलब कोई भी चालक है ना, तो उसका जो सामने वाला जो परत रहेगा, पट पृष्ठ है ना, वो क्या होगा, हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। ठीक, जहां पर आवेश पाया जाएगा। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश
समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हो गया। अगला देखो समविभव पृष्ठ का महत्व, है ना। इसको घर में जाकर लिखोगे, सुन लो बस, है ना। समविभव पृष्ठ का महत्व मतलब समविभव पृष्ठ का क्या महत्व है, कहां उसका उपयोग होता है ना। तो समविभव पृष्ठ किसी आवेशों के निकाय, ठीक है, समविभव पृष्ठ किसी आवेशों के निकाय का चित्रात्मक प्रतिरूप को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आवेशों के निकाय के चित्रात्मक प्रतिरूप को क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है। समविभव पृष्ठ में जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, वहां पर का जो समविभव पृष्ठ होगा वो पास पास होगा। ठीक है। और जहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है, जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ क्या होंगे? दूर दूर होते हैं। वहां समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी वो उस पृष्ठ के अभिलंबवत रहेगा। अभी जो गुण बताया हूं वही आ रहा है, गौर कर रहे होगे तो, है ना। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है। और इसको चित्र में हम लोग बिंदुवार या बिंदु के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लो। समविभव पृष्ठ किसी आवेशों के निकाय के चित्रात्मक प्रतिरूप को व्यक्त करता है। जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर का समविभव पृष्ठ क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, वहां का जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा? समविभव क्या रहेगा? पास पास रहेगा। और जहां पर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है, वहां का समविभव क्या होता है? दूर दूर होता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। इस प्रकार ये इसका महत्व भी खत्म हुआ। ठीक।